बच्चा कह रहा है नूरा ये क्या मैम की है? बात, ऐसे सो रहा हो क्लास में, ऐसे सो रहा हो, नूरा मैम की बात कर रहे हैं क्या गुरप्रीत, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? मेरे घर में एक ही अर्निंग मेंबर थे, मेरे पापा, और वो भी रिक्शा चलवाते थे। लेकिन जब मैंने उस लड़के की मार्कशीट देखी ना, तो उसके बिजनेस स्टडीज में कुछ 92 93 थे और मेरे बिजनेस स्टडीज में 98। मैंने कहा ये भाई, मजा टाइम आ गया। बचा के भी अगर जिंदगी में इतना कर लिया तो बहुत हो गया यार। फिर आर्टिकलशिप मैंने करी थी केपीएमजी से। जो मैं बात कर रहा था, मेरी वाइफ जो है सीए हैं, तो वो मेरी लव मैरिज हुई। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं आज याद कर लूं और 4 महीने बाद खोलूं तो याद रहना चाहिए। गेम वो है ही नहीं। गेम तो सिर्फ इतना सा है कि मैं आज रिवाइज करूं और मुझे 2 दिन तक लॉ याद रह जाए। ये वाला को छोड़ने का क्या रीजन था? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द अनदर एपिसोड ऑफ फन कॉन्वर्सेशन सीरीज। और इस एपिसोड में हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे जिनका आपने कमेंट सेक्शन में पूरा भर दिया था। मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हो, जो आपने नाम लिया था, क्योंकि मेरा काम है आपकी डिमांड को पूरा करना। तो फाइनली आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए गुरप्रीत सिंह। तो सर, कैसे हो सर? आपको कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट पे आके? शुभम, मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। और अच्छा ही है, फर्स्ट टाइम मैं शायद हम्म। पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जब से हम्म। टीचिंग में आया हूँ उसके बाद दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और हम्म। स्टूडेंट्स की डिमांड पे बुलाया गया तो ये और भी अच्छी बात है। मतलब स्टूडेंट्स को पसंद आता है जिस तरह से हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा अपनी सीए जर्नी के बारे में बताओ, थोड़ा समरी में, कि आपने कब स्टार्ट करी थी और कहाँ से आर्टिकलशिप करी थी, फाइनल के बारे में थोड़ा। जब मैं 11th क्लास कर रहा था, कॉमर्स मैंने चुना था। और यहाँ पर कॉमर्स में जो सबसे बेस्ट कोर्स और सबसे जो अफोर्डेबल कोर्स माना जाता है, बेस्ट भी और हम्म। अफोर्डेबल भी, वो हम्म। सीए है। मैं वैसे सहारनपुर से हम्म। बिलोंग करता हूँ, बट मैंने अपना हम्म। सीए कोर्स की पूरी जर्नी जो है वो पुणे महाराष्ट्र से करी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। अच्छा। तो हम्म। सीए फाउंडेशन मैंने दिया था 2014 में, सीए इंटरमीडिएट दिया था 2015 में। जब हम्म। सीए इंटर दिया था तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 23rd आई थी। फिर आर्टिकलशिप मैंने करी थी केपीएमजी से, केपीएमजी पुणे से। वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके, हम्म। तो उसमें मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है 3 साल की। तब 3 साल की हुआ करती थी। और उसके बाद मैंने सीए फाइनल नवंबर 2018 में दिया था, जिसका हम्म। रिजल्ट जैन 2019 में आया था, और उसमें मैं सीए बन गया था विद ऑल हम्म। इंडिया रैंक 25। मतलब आप टॉपर कैटेगरी के तो थे? हाँ, कह सकते हो कि मतलब मेहनत करी तो बन गए। स्कूल टाइम पे तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत मस्ती करता था, बहुत ही ज्यादा। कुछ दोस्त थे और बैक बेंचर कह सकते हो या मिडल बेंचर, डिपेंड करता था कौन से दिन कहाँ सीट मिल गई। और बहुत मस्ती करते थे। लेकिन ये था कि पढ़ाई में ठीक था, मैं अच्छा था। मतलब वो वाले लोग नहीं होते जो लास्ट टाइम मोमेंट पे पढ़ लेते हैं कि हाँ यार कर देंगे, हाँ। फोड़ देंगे। इवन मुझे एक क्लास 12th की स्टोरी हमेशा याद आती है। क्लास 12th में क्या हुआ था ना, एक लड़की थी हमारी क्लास में, हम्म। ठीक है। ठीक है। बहुत पढ़ती थी यार वो, स्टार्टिंग से बहुत पढ़ती थी। मतलब ऐसा होता था ना, लंच ब्रेक में भी लोग लंच कर रहे होते तो वो पढ़ रही होती थी। हम देखते थे यार ये लड़की कितना पढ़ रही है यार, ये करेगी टॉप, भाई साहब ये करेगी टॉप। हम लोग अपना मस्ती में चल रहा है। अब हम्म। लास्ट के जब 2-3 महीने बचे थे बोर्ड को, प्री हम्म। बोर्ड्स वगैरह आ रहे थे, तो थोड़ा सिंसियर होने का लगा कि यार अब सिंसियर हो जाना चाहिए, बिकॉज जिंदगी में कुछ करना भी है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी एकदम, क्लास 12th की दबा के पढ़ने लग गए, स्कूल जाना ही बंद कर दिया। सिर्फ अब पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड के लिए। अब मैंने जहां पे वो लड़की ट्यूशन जाती थी ना, मतलब उसने रेगुलर बैच वगैरह लगाया होगा, वहां पे लास्ट मंथ का फास्ट ट्रैक बैच चालू हुआ था, हम्म। 1 मंथ के लिए बिजनेस स्टडीज का। हमने वो लगा लिया भाई, बिजनेस स्टडीज का बैच। वहां पे पढ़ाई करी 1-1.5 महीना, पेपर दे दिए। अब रिजल्ट, मैंने कहा रिजल्ट यार मेहनत तो करी है, देखते हैं क्या आता है। हम्म। लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के जब रिजल्ट आया तो भाई 92 पॉइंट समथिंग परसेंट सीबीएसई बोर्ड से आ गए। उस लड़की के भी मेरे से अच्छे थे, 94% थे। हम्म। लेकिन जब मैंने उस लड़की की मार्कशीट देखी ना, तो उसके बिजनेस स्टडीज में कुछ 92 93 थे और मेरे बिजनेस स्टडीज में 98। मैंने कहा ये भाई, मजा टाइम आ गया। बचा के भी अगर जिंदगी में इतना कर लिया तो बहुत हो गया यार। सफिशिएंट है। कर लेंगे, बिल्कुल। और हम्म। आज वो लड़की सीए है। मैं उससे आज भी टच में हूँ। और मजे की बात है कि हमने सीए पहले कंप्लीट कर लिया। हमने अच्छा। कहा यार ये देख लो, जिंदगी थक वैसा। गए में टाइम कर लिया। जैसे जो मेरे एक और गेस्ट हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, उनका नाम है तुषार कालरा। तो उन्होंने भी अपनी आर्टिकलशिप मर्जर एंड एक्विजिशंस में करी थी, जो कि एसएस कोठारी से करी थी। तो वो मेरे को अभी याद आया। जैसे आप सीए बन गए, जब आपने सीए कंप्लीट करी,
तो अब सीए बन लाइफ कैसी है, मतलब सीए बनने के बाद और सीए बनने से पहले कैसी थी और उसके बाद कैसी है अब? सीए बनने के बाद की जो लाइफ है ना, मुझे लगता है कि हम्म। मेरी अकेले की नहीं, मेरी पूरी फैमिली की हम्म। लाइफ में चेंज आया है सीए बनने से। बिकॉज मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सहारनपुर में रहता था और हम्म। मेरे घर में एक ही अर्निंग मेंबर थे, मेरे पापा, और वो भी रिक्शा चलवाते थे। तो दिन में उनके 300-400 रुपए वो कमा लेते थे, और जिस दिन नहीं कमा पाते थे उस दिन कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने देखा है कि यार पापा ने संघर्ष करके बहुत ज्यादा हमें पाला, मतलब मुझे कभी उन्हें कमी नहीं होने दी। वो जितना हम्म। बेस्ट कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए उतना बेस्ट करा। मैंने जब ट्यूशन की फीस मांगी उन्होंने मुझे ट्यूशन की फीस दी। जब मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कभी मुझे कमी नहीं होने दी, जितना कभी लगने ही नहीं दिया कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सीए करने गया, जब मैंने सीए डिसीजन लिया, हम्म। तब पापा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि हम सीए का कोर्स अफोर्ड कर सकें। तो महाराष्ट्र में मेरी बुआ रहती थी, मेरे फूफा जी रहते थे। उन्होंने बोला था कि गुरप्रीत, अगर तेरे 90% से ऊपर आ जाते हैं ना, तो हम हम्म। तेरी सीए का खर्चा उठा लेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे 92 पॉइंट समथिंग आ गए थे, तो उन्होंने ही मुझे मतलब महाराष्ट्र बुलाया। मैं पहली बार अपने घर से इतनी दूर पहली बार आया था। उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई का, सीए का खर्चा, जो जो भी फीस थी, रजिस्ट्रेशन फीस हम्म। थी, जो कोचिंग की फीस थी, मेरे फूफा जी ने ही सब पे करी थी। आप ये मान लो कि जब तक मैं आर्टिकलशिप में नहीं लगा था, तो मेरे फूफा जी ही मुझे मनी दे रहे थे हर महीने के बेसिस पर। फिर आर्टिकलशिप लग गई केपीएमजी में, तो 15,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड था। उसके बाद तो मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब मैं सीए बन गया, उसके बाद मेरी जॉब लगी थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। तो आप ये कह सकते हो एक तरह की सरकारी नौकरी की, निकाले तो नहीं जाओगे वैसा हम्म। सॉर्ट ऑफ था। और वहां पे जो इनिशियल पैकेज था वो 17 लाख पर एनम था। तो जो मेरी मंथली सैलरी थी ना, जो मेरी सीए बनने के बाद फर्स्ट मंथली सैलरी थी, वो मेरी फैमिली की टोटल ईयरली सैलरी से ज्यादा थी। मतलब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा है कि अब जो चीजें मैं पेरेंट्स के लिए करना चाहता था, जो मैं हमेशा सोचता था कि मैं पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, उनके लिए बेस्ट कर सकूं, वो मुझे सीए की वजह से मैं कर पा रहा हूं। मतलब आई एम डूइंग वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूं कि सीए बनने के बाद मेरे पेरेंट्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मेरे पेरेंट्स लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो मेरे ड्रीम्स थे कि यार मैं उनको ऐसा करूं, मैंने सीए बनते ही उनको अराउंड 2 साल के अंदर मैंने घर एक परचेज कर दिया था। तो अब वो एक अच्छे घर में रह रहे हैं। तो वो चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। मतलब सीए इज लाइफ चेंजिंग। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि अब सीए में स्कोप खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपने सीए अच्छे से करी और अगर आपने आर्टिकलशिप अच्छी जगह से करी है तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई स्कोप खत्म हो रहा है। कुछ बच्चे ना, अब देखो क्या होता है, सभी लोग रैंक नहीं ला पाते हैं, सभी के पास हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह नहीं होता है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग हम्म। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में निकलते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, स्टार्टिंग से ही शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी है तो 15 लाख का पैकेज मिल जाए, 20 लाख का पैकेज मिल जाए। जबकि एवरेज पैकेज जो करंटली इंडस्ट्री में चल रहा है वो अराउंड 8 लाख प्लस चल रहा है, 8 to 10 lakhs का मिल रहा है। तो वो भी स्टार्टिंग के लिए बहुत ही सही है। बिकॉज हम्म। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जॉब ही नहीं मिल रही है, आपको जॉब मिल रही है, एक अच्छी जगह मिल रही है, प्लस वहां पे ग्रोथ का स्कोप है। देखो, हम कितना भी कर लें, आर्टिकलशिप में हमें एक लिमिटेड एरिया लर्न करने को मिलता है। जो हम्म। एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, जो हमें बड़े लेवल पे चीजें दिखती हैं, वो हम कंपनी में जाकर देखते हैं। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे सैप का एस भी नहीं आता था। जो मैंने आर्टिकलशिप में किया वो टोटली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का रोल अलग था। जो मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया वो रोल टोटली अलग था। मुझे सैप चलाना नहीं आता था, लेकिन वो मैंने वहां सीखा ना। तो कई सारी चीजें होती हैं जो हम जॉब लगने के बाद हम सीखते हैं, धीरे धीरे आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने लगती है। तो पेशेंस होना चाहिए। मतलब सीए बनने के बाद इमीडिएटली हमें चाहिए कि हम एकदम ही रीच हो जाए, वैसा नहीं होता है। बट यस, इट इज अगेन अफोर्डेबल। अगर आप मेहनत करने वाले हो, आपके पास फाइनेंस नहीं है एक अच्छा, मतलब बहुत महंगा कोर्स करने का, कि 20 लाख रुपए एमबीए में डालने का, बट आप मेहनती हो, तो आपको एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है सीएम। तो सर अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी, लाइक आपकी जॉब लगी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, तो आपने वो क्यों छोड़ी? ये सवाल तो मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझसे पूछते हैं कि यार, अच्छा। मतलब यूपी साइड से मैं रहता हूँ ना, तो वहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट, बिहार यूपी में गवर्नमेंट बढ़िया जॉब माना का जाता है, क्रेज है। हाँ। हम्म। यार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो गई है, पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं हम्म। करना है बस। मतलब मिल गई है, अब कोई निकाल तो रहा नहीं है, पैसे हर महीने अकाउंट में गिरते ही रहेंगे। पापा वो अभी भी थोड़े से नाराज रहते हैं इस बात पर। तो मेन क्या था ना, कि मैंने वहां पे जॉब करी, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पे, लेकिन मुझे ना शुरू से ही था कि मेरे को टीचिंग करनी है।
मैंने केपीएमजी भी इसलिए छोड़ा था कि मैं टीचिंग करना हम्म, चाहता था और टीचिंग में मुझे जाना था। मैंने क्या किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मतलब काम जितना होता था, मैं रात के 9 बजे तक जितना काम होता था क्लोज कर देता था। 9 बजे के बाद रात को मैं 10 बजे से क्लासेस लिया करता था। उस टाइम पे सीए इंटरमीडिएट की इंडियन ऑयल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लिया करता था उस टाइम पे। तो मैं देखने लगा कि मैंने पहला बैच लिया। पहले बैच में एक बच्चे से इनरोल हुआ था, फ्री में यूट्यूब बैच चलता था वो। एक बच्चा इनरोल हुआ, उसने अपने हम्म, दोस्त को बताया, एक और इनरोल हुआ। ऐसे करते करते फर्स्ट बैच में ही 10 बच्चे इनरोल हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सबसे अच्छी खा और वो उनके मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके थे, मतलब किसी के 5 अटेम्प्ट, किसी के हम्म, 6 अटेम्प्ट लग चुके थे। तो वहां पे मैंने कहा यार ये, लेकिन वो रोज रात को 10 बजे आ रहे हैं पढ़ने, भले ही फ्री पढ़ा रहा हूँ बट रोज आ तो रहे हैं। कई लोग तो ऐसा होता है कि पैसे देकर भी क्लास नहीं आते हैं, हम्म, लेकिन वो लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो पढ़ना चाहते हैं। हम्म, तो क्लासेस चली, जब पहले बैच का रिजल्ट आया तो उस 10 में से 8 बच्चे पास हो गए। मैंने कहा ओ भाई यार साहब, ये तो बढ़िया, बढ़िया यार यार। मैं जो करना चाहता था यार वो सही चल रहा है। अब हम्म, मैंने कहा यार ये इसमें लगता है कि इसमें करना चाहिए, इंटरेस्ट भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है ना। तो मैंने कहा इसको कैसे करा जाए, मतलब इसको जॉब एकदम से स्विच नहीं कर सकता हूँ कि छोड़ के, बिकॉज यहाँ छोड़ूंगा वहां पैसा आने लगे, ऐसा नहीं है। तो मेरी वाइफ, उनका भी सीए उसी टाइम पे क्लियर हुआ। उनका हम्म, जब सीए क्लियर हुआ तो मैंने उनको बोला कि जॉब करना चालू कर दो, कहीं बढ़िया सी जगह देखते हैं आपके लिए। तो उनकी जॉब लग गई आईसीआईसीआई बैंक में एज अ ठीक है। मैनेजर। तो उन्हें ज्वाइन करवा दिया और मैंने कहा वाइफ को कि मुझे ये करना है, तो वाइफ ने कहा ठीक है, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने तब तक पीएफ में थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया था अपनी फैमिली के लिए कि मैं, अगर मान लो रिस्क है, तो मेरे पास 1 साल का पैसा है कि मैं सरवाइव कर ले जाऊंगा। तो मैंने कहा घर वालों को बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा हूँ। घर वाले बिल्कुल मानेंगे नहीं इस बात, मजा चार बातें नहीं आ रहा सुनाएंगे। यार। भाई वो अपनी तरफ से मैं आज भी ये नहीं हम्म, कह रहा हूँ कि वो गलत है। उनका जो ब्रिंगिंग है, वो जो उनकी सोच है, उनके लिए तो हम्म, वो चीज बेस्ट थी ना। तो वो आज भी उसी को बेस्ट मानते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ कर लेते हैं, जॉब छोड़ते हैं और जाते हैं कहीं पे। पुणे, मेरा पुणे में ही था क्योंकि पुणे से ही मैंने ये करी थी। तो मैंने सोचा पुणे में जाके हम लोग कोचिंग स्टार्ट करेंगे या किसी की कोचिंग ज्वाइन करेंगे। और मैंने जॉब छोड़ दी वहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। 2 साल 11 महीने मैंने काम किया है और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। फिर जॉब छोड़ के मैं पुणे शिफ्ट हुआ। पुणे शिफ्ट होने के बाद मैंने 1-2 बैचेस लिए और वो बैचेस में पहले ही बैच से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, मतलब मैं जितना इंडियन ऑयल में कमा रहा था उतना तो नहीं था, बट इतना था कि मैं चला लूंगा, मतलब कोई दिक्कत हम्म, नहीं है उसमें। वैसा हो गया था पहले ही बैच से, मतलब जीरो नहीं था वो। हम्म, तो वो अच्छा गया। फिर उसके बाद से तो ग्रोथ ही ग्रोथ देखी है, मतलब अभी तक तो हम्म, कि ग्रोथ ही चल रही है। उसके बाद सीए वाला हैपन हुआ, सीए वाला ज्वाइन किया। और सीए वाला तब जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो फर्स्ट बैच था, मतलब पहली टीम थी जो कि अच्छा, वो जो सीए सी कैटेगरी को में कैटर कर रहे पीडब्ल्यू, थे, अच्छा। ठीक है। हाँ पीडब्ल्यू पहली बार सीए कैटेगरी में उतरा था। और उसके फाउंडिंग टीचर्स आप कह सकते हो कि जो बेस बनाया है वो यहाँ से क्रिएट हुआ है। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आज तो आप देख ही रहे हो कि कैसा चल रहा है वैसा। आपको सीए वाला ने अप्रोच, मतलब कि खुद किया था आपको अप्रोच? सीए वाला में कैसा हुआ था कि मैं बहुत टाइम से पीडब्ल्यू को ट्रैक कर रहा था। जब मैं इंडियन ऑयल में था तब से ही पीडब्ल्यू को ट्रैक कर रहा था। और मैंने मैसेजेस किए थे कुछ जो लोग पीडब्ल्यू में ऑलरेडी काम करते थे, बिकॉज मुझे लगता है कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू यूज अगर आपको कहीं पे कनेक्ट हम्म, बनाना है। तो मैंने लिंक्डइन का यूज किया था, कुछ लोगों को रीच आउट किया था और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, 1-2 डेमो लेक्चर्स हुए। और मुझे पता था कि डेमो लेक्चर्स अच्छे जाएंगे तो हो जाएगा। तो डेमो लेक्चर्स अच्छे गए एंड वहां पे फाइनल हो गया। तो जब आपने टीचिंग का स्टार्ट किया था तो वो आप ऑफलाइन पढ़ाते थे, मतलब थे सबसे आप? पहले जब मैं इंडियन ऑयल में पढ़ाता था, इंडियन ऑयल के अंदर, तब तो मैं हम्म, ऑनलाइन पढ़ाता था अपने यूट्यूब चैनल से। अब तो वो चैनल मैंने अच्छा, डिलीट अच्छा। कर दिया, बिकॉज कुछ रेस्ट्रिक्शन थी तो वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया है। तो वहां से पढ़ाया करता था मैं ऑनलाइन। मैंने 1.5 साल फ्री पढ़ाया यूट्यूब चैनल पे अच्छा। अपने। उसके बाद फिर मैंने पुणे गया, पुणे में मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। प्रेस्टीज पॉइंट करके एक जगह है, हम्म, वहां पे मैंने पढ़ाया है। अच्छा। और उसके बाद से तो फिर मैंने सीए वाला ज्वाइन कर लिया था, सीए वाला में पढ़ाया। और अब करंटली अपना विश्वास सीए खोला है टीम के साथ, तो अभी विश्वास सीए चल रहा सीए वाला को छोड़ने का क्या रीजन था? है। अरे बच्चों के आज भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपसे पढ़ना था सर, सीए वाला हम्म, आप चले गए सर, यहाँ पे कैसे होगा सर। हम्म, देखो मेन क्या होता है ना कि जब मेरे को चाहिए होती है थोड़ी सी फ्रीडम,
मतलब मेरा ऐसा था कि वहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने बेस्ट नहीं दिया, वहां पे टीम भी सपोर्टिव थी, मैं भी अपना बेस्ट देता था, पूरी टीम वहां पे हेल्प करती थी। बट एक रहता है ना कि यार कॉमर्स लिया है तो यार कुछ धंधा बनाएंगे, कुछ करेंगे हम्म। यार, देखते तो है अपनी मार्केट में क्या वर्थ हम्म। है, कैसे चलेगा। तो उस चीज की वजह से स्विच किया था, और जो सोचा था, मतलब जो रिस्क लिया था, अब लगता है कि यार वर्थ इट था। यहाँ पे भी मतलब हमेशा ही रिस्क लेता है, मतलब मुझे लगा पहले इंडियन ऑयल छोड़ के रिस्क लिया, तब भी कुछ नहीं था। सीए वाला जब ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम पे तो जीरो था ना, है ना। फिर सीए वाला छोड़ा, अब फिर रिस्क लिया, और विश्वास ही इज डूइंग वेरी गुड। एंड आगे देखते हैं और जीवन में कितने रिस्क आते हैं, बट मुझे अब पता चला कि रिस्क अगर आप लेने के लिए रेडी हो तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। ये नूरा मैम कौन है? नूरा मैम या फिर नोरा मैम कौन है? शायद आप अपनी क्लासेस में जिक्र करते होंगे। ये एक्चुअली में नोरा फतेही जी की बात होती है। अच्छा। तो मैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ हम्म। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, वन इज ब्यूटी ऑफ कोर्स। तो क्लास में उनके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिए जाते हैं, तो बच्चा हमेशा यही पूछता रहता है कि कब मिलवाओगे नूरा मैम से, कब आएगी नूरा मैम। तो और बच्चा हम्म। बहुत ज्यादा कनेक्ट भी करता है उस चीज से भी, तो इसलिए बच्चा आपसे पूछा होगा, बाकी तो और कोई नहीं, मतलब तभी वन बच्चों का साइडेड क्रश कह इंटरेस्ट सकते आता है पढ़ने में। हाँ। हैं। हाँ, बच्चा कह रहा है नूरा ये क्या मैम की है? बात, ऐसे सो रहा हो क्लास में, ऐसे सो रहा हम्म। हो, नूरा मैम की बात कर रहे हैं क्या गुरप्रीत सर, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा सर, आजकल ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हो चुका है, मतलब हर दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। वो आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आपके टाइम में तो इतना कुछ था नहीं, क्योंकि तब इंटरनेट भी इतना था नहीं, ना इंस्टाग्राम ना रील्स वगैरह तो अभी आया 2020 में। कैसे डिस्ट्रैक्शंस को डील करें? इसमें जो मैं पर्सनल स्ट्रेटेजी हमेशा मैंने फॉलो करी है अपने सीए एग्जाम से पहले, मैं क्या हम्म। करता था ना, जब भी वो सेल्फ स्टडी वाला फेज आता था ना, जब भी सेल्फ स्टडी वाला हम्म। फेज आता था, तो मेरा जो इंटरनेट वाला मोबाइल है, मैं उसको कर देता था बंद उस सेल्फ हम्म। स्टडी फेज में। और मैं क्या करता था, अपना जो बेसिक फीचर वाला फोन आता है, जो सैमसंग का 1000 रुपए वाला, 999 रुपए वाला, जिससे सिर्फ कॉलिंग और वो टेक्स्ट मैसेज होता है, हम्म। मैं वो चालू कर लेता था। और ये सीए के लिए नहीं, मैंने ट्वेल्थ में भी किया है, मैंने टेंथ में भी किया है। और उससे जो आपकी टाइम एफिशिएंसी बढ़ती है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। मतलब उस टाइम पे भी हो सकता है इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, डिस्ट्रैक्शन तो तब भी वो था ही ना, है ना। तो अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि अगर आपको लगता है कि बच्चा कह रहा है सर मुझे तो लेक्चर देखना है, अरे वो लेक्चर डाउनलोड करके रख लेना, वैसे भी सेल्फ स्टडी पीरियड में है, तो रिवीजन लेक्चर्स हम्म। ही होंगे, तो वो पहले से ही आप डाउनलोड करके रख लो, है ना। तो उसके बिना आप इंटरनेट के अगर बिना काम करोगे, एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकलेगी। जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या रैंक लाना है, वो आप इजीली कर पाओगे, बिकॉज आपके पास मोर देन टाइम है जो बाकियों के पास है। सोशल मीडिया से ना हम सोचते हैं कि चल ब्रेक लेना है तो चल थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, पर वो एक्चुअली हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन ही हो रही होती है उससे। इससे बढ़िया है कि थोड़ा बाहर वॉक पे चले जाओ या फिर थोड़ा सा वैसी मेडिटेट वगैरह कर लो, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। सबकी अपनी पर्सनल हम्म। प्रेफरेंस होती है, जैसे कि मैं जब बहुत ही ज्यादा थक जाता था पढ़ाई करके, तो मुझे मूवीज देखने का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो मैं तो हम्म। चला जाता था, पास में थिएटर होता है यहीं पे पुणे में ही है, हाँ थिएटर हम्म। में सस्ती टिकट मिलती थी, उसमें 60-70 रुपए की टिकट मिलती थी, गया, जाके मूवी देख ली। और इवन जब सीए फाइनल के एग्जाम्स थे मेरे, उस टाइम पे मूवी आई थी तुम्बाड़ करके, एक हॉरर मूवी थी। तो एग्जाम कुछ दिन बाद ही एग्जाम थे, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं था, तो मैं चला गया मूवी देखने। मतलब आपको एक टाइम चाहिए होता है डिस्कनेक्ट करने का, आप हमेशा ही, ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अगर कहीं ना कहीं हफ्ते दो हफ्ते में वो टाइम आता है जब आप कहते हो यार बस अब बहुत नहीं हो होगा। पा रहा भाई, रहने दो हम्म। भाई। और उस टाइम पे अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो ना, तो आप फिर से वापस से जीरो से स्टार्ट, मतलब जो आपको वापस से जो एनर्जी चाहिए होती है वो उससे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए वो मूवी होता था, कई दोस्तों के लिए वो जिम है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, वो जिम जाया करता है, वो कहता है यार जिम जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है। तो सबके अलग अलग है, कुछ गाने सुनते हैं, वैसा सॉर्ट ऑफ। सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स की लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है वो है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, लाइक लॉ लॉ ना सर याद नहीं हो पाती। तो वो याद करने का तरीका क्या है? क्या पहले उसको, पहले एक चैप्टर मान लो मैंने उठाया तो उसको पहले मैं एक बार ओवरव्यू ले लूं, उसके बाद मैं रीड करूं, फिर रिवाइज करूं, या नोट्स बना के रिवाइज करें? कैसे करना चाहिए? जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना बच्चे की, वो ये होनी चाहिए, सबसे पहले उसका 100% अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। बिकॉज हम्म। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाता है ना, तो लर्न करना और रिटेन करने में थोड़ा आसानी होती है। बिना अंडरस्टैंडिंग के लर्न करोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा वो। तो हम्म। एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपने एक बारी मॉड्यूल से या जो भी आपकी फैकल्टी की बुक है उससे अच्छे से प्रॉपरली हाईलाइट वाईलाइट करके खुद से स्टार्ट से एंड तक रीड कर लिया, ठीक है। हम्म। उसके बाद उससे बना लिया अपने समरी नोट्स, अगर समरी नोट्स पहले से टीचर ने दे रखे हैं तो वो यूज कर सकते हो,
डिपेंड करता है, आपने बनाना चाहते हो कि फैकल्टी के यूज करना चाहते हो। और एक दो बार आपने फिर वो समरी नोट्स ही हैं आपके अंत में, आपको समरी नोट्स को एक बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है, तीन बार पढ़ना है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं आज याद कर लूं और 4 महीने बाद खोलूं तो याद रहना चाहिए। गेम वो है ही नहीं। गेम तो सिर्फ इतना सा है कि मैं आज रिवाइज करूं और मुझे 2 दिन तक लॉ याद रह जाए। आपको लॉ के एग्जाम में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, मतलब आपके पास 1.5 दिन होता है। वो 1.5 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 1.5 डे में पूरा लॉ रिवाइज कर लूं और उसे बस 1 दिन के लिए याद रख लूं, ताकि जिस दिन मैं पेपर में जाऊं उस दिन में मैं लिख पाऊं। मुझे आज याद करके ये नहीं करना है कि मुझे 4 महीने तक याद रहना चाहिए। मुझे तो बस ये इंश्योर करना है कि मैं आज क्या मैं 1 दिन में पूरा लॉ रिवाइज करके 2 दिन तक के लिए याद रख सकता हूं क्या? अगर मैं उतना कर सकता हूं तो मेरा काम तो हो गया ना। एग्जामिनर मुझसे उसके बाद तो नहीं पूछने वाला कि भाई पेपर में तो लिख दिए थे, अब याद है कुछ? नहीं पूछेगा। वो सिर्फ वो देखेगा कि कॉपी पे हम लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे। और जब आप सीए बन जाओगे तो आपको रियल लाइफ में आपके पास एक्ट होगा, जब आपको गाइडेंस देनी होगी। प्लस किसी को भी पूरा लॉ याद नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता। अगर मुझे किसी को कंसल्टेंसी देनी है, किसी क्लाइंट को किसी को गाइडेंस देना है, तो मुझे एक्ट खोलना पड़ेगा, उस एक्ट की एक बार सेक्शन की लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी, तब मैं उसे कंसल्टेंसी दे पाऊंगा। हाँ, मुझे ये पता होगा कि उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक वर्ड से पूरी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। जैसा बाकी कि तो रिकॉल करो, रिवाइज के साथ रिकॉल भी करो, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। रिकॉल करो। और एक मैं करता था, हेडिंग हेडिंग लिखने की कोशिश करता था। मतलब एक रफ कॉपी ले ली, मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर याद कर लिया, तो मैंने कॉपी उठाई। अब भाई मुझे फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 में ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं बट पॉइंटर्स लिखता जा रहा हूं, पॉइंटर्स बिना देखे तो क्या मुझे याद आ रहा है, कितना याद आ रहा है बिना देखे, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब वो वाले पॉइंट्स बस अब मुझे देखने हैं, बाकी तो मुझे याद आ रहे हैं ना। ऑडिट में भी मैं यही फॉलो करता था। यही 2 सब्जेक्ट हैं जो जान ले लेते हैं। ऑडिट और लॉ, यही दो सब्जेक्ट है जो वर्स्ट लगते हैं मुझे तो पर्सनली। बाकी तो एमसीक्यू सर, की वजह से अब थोड़ा आसान हो गया। हाँ, एमसीक्यू की वजह से थोड़ा 30 मार्क्स के एमसी हो गए। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि कोई ऐसा सीक्रेट जो कि आपने पब्लिकली ना बता रखा हो। पता नहीं अब बच्चों को बताया कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस ले लेते हैं ना, तो याद ही हम्म। नहीं रहता कि क्या बच्चों को बता दिया और क्या नहीं बताया। अब आए हैं पॉडकास्ट पे तो बता देता हूँ। जो मैं बात कर रहा था, मेरी वाइफ जो है सीए हैं, तो वो मेरी लव मैरिज हुई है। इट्स नॉट एन अरेंज मैरिज, है ना। भले ही मैं नूरा नूरा करता रहता हूँ बट वो बच्चों के लिए है, बट वैसे लव मैरिज हुई है। ये जो बात हमारी स्टार्ट हुई थी, ये बात स्टार्ट हुई थी सीए इंटरमीडिएट में। तब मैं सीए इंटरमीडिएट में था। जो मेरी वाइफ है वो गोवा से हैं, तो वो गोवा से पुणे आई थी क्लासेस करने, तो हमारी दोस्ती हुई। उनके पूरे ग्रुप से मेरी बहुत सारे लोग आए थे, बस एक्चुअली 7-8 लोग आए थे, तो सभी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। और यूपी वालों को तो रहता भी है सपना कि गोवा तो जाना ही है, वैसा सॉर्ट ऑफ। तो उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने अपने बारे में, हमारी बात होने लगी। उसके बाद मैंने उन्हें उनको ना एक सब्जेक्ट में एक बहुत डर लगता था, लॉ में ही। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा आपको लॉ। वाह। मैं सीए इंटरमीडिएट जो हम्म। खुद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा दूंगा लॉ। तो मैं क्या करता था, मैं दिन में लॉ पढ़ता था, 2-3 घंटे लॉ पढ़ता था। और जो भी मैं दिन में 2-3 घंटे लॉ पढ़ता था, जब मेरा अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाता था, मतलब जो मेरे टारगेट्स होते थे, उसके बाद रात को मैं लॉ पढ़ाता था। मैंने लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया, रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, और मैं थकता भी नहीं था उस टाइम पे यार, एकदम। और पढ़ाने में मजा भी आता था, तो वहां से भी मुझे लगा कि यार मैं पढ़ा सकता हूँ। अब पढ़ा दिया भाई लॉ। अब सीए इंटरमीडिएट में जब रिजल्ट आया, तो वो भी दोनों ग्रुप पास हो गई, मैं भी दोनों ग्रुप पास हो गया। मेरे मार्क्स आए लॉ में 62 और उनके मार्क्स आए 63 मार्क्स। आज भी मैं, वो मुझे ये कहती है क्या फायदा, देखा तुम्हारे स्टूडेंट के तुमसे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मतलब मैं कर हाँ, सकता और हूँ क्या, ये चीज सही बात है। आगे जाके, है ना। हाँ। तो वो चीज है कि वहां से मुझे पता चला कि भाई टीचिंग जो है मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद से ही मैं, मतलब सीए फाइनल में भी मैंने करी है। तो धीरे धीरे हैबिट, और तभी से जब मैं केपीएमजी में था ना, तो केपीएमजी में मुझे ऑफर आ गया था, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन जहां मैं कर रहा था, तो उन्होंने ही मुझे ऑफर दे दिया था कि आप यहाँ पे रुक जाओ, मत जाओ और कंटिन्यू करो। और मैंने उन्हें बोला कि देखो मैं टीचिंग करना चाहता हूँ साथ में, क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? तो जो वहां पे पार्टनर थे, उन्होंने मुझे बोला देख गुरप्रीत, तू 2 नाव में ना एक साथ सवार नहीं हो पाएगा, या तो हम्म। तू ये कर पाएगा या तू वो कर पाएगा, तो तू देख ले तू क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए केपीएमजी से, और क्या करता हूँ, है ना। और प्लस उस टाइम पे कैंपस में बहुत सारे ऑफर भी थे, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने सेलेक्ट किया था, उसमें से 4 काम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो हम्म। मेरा फ्लिपकार्ट में हो गया था, इंडियन ऑयल में हो गया था, एक और कंपनी थी वहां पे हो गया था। तो मुझे चूज करना था कि किस में जाना है। तो मैंने ये देखा कि मुझे टीचिंग करनी है, तो काम कहाँ पर कम रहेगा,
बिकॉज आई हैव टू डिवोट सम टाइम टू माई, क्योंकि जिसके लिए मैं केपीएमजी छोड़ के आया हूँ वो तो करना ही है ना। तो इंडियन ऑयल मुझे लगा कि बॉस ये सही रहेगा, कुछ सीख भी लेंगे यहाँ पे, कुछ कर भी लेंगे, काम भी हो जाएगा मैनेज, और साथ ही साथ में अपना टीचिंग भी कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो सर अब जाते जाते सीए एस्पिरेंट्स को एक मैसेज दे दो, जो भी आप देना चाहते मैं सभी एस्पिरेंट से बस ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपने सीए कोर्स ऑप्ट तो कर लिया है, राइट। बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कुछ की फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, कुछ स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अलग प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन आपको उन चैलेंजेस से बाहर निकलना है और अपनी सीए जर्नी को ना कंटिन्यू रखना है। बिकॉज आपने जो चीज सोची है कि मैं जिंदगी में अपने पेरेंट्स को ये देना चाहता हूँ, या बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि यार ये बन के ना मैं एक नया आईफोन खरीद लूंगा यार, मैं एक नई गाड़ी खरीद लूंगा यार, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, तो वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आप कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस के लिए अगर आप अपने बड़े ड्रीम को गिव अप कर दोगे ना, तो आप हमेशा रिग्रेट करोगे 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, कि यार अगर उस टाइम पे मैंने 1-2 साल और मेहनत कर ली होती ना, तो मैं आज सीए बन गया होता, मेरे नाम के आगे आज सीए लग गया होता, और मैं शायद आज बहुत बेटर कर रहा होता जीवन में जो मैं आज कर रहा हूं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो। चैलेंजेस आते हैं, एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, हमारी लाइफ में भी आया, हमने भी एक्सेप्ट करे हैं, और चलते रहो, बस कंटिन्यू करो अपनी जर्नी को। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आई थिंक स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आया होगा। सर आप कुछ कहना चाहोगे लाइक पॉडकास्ट के बारे में? देखो यार, शुभम, मुझे तो लगता है कि तुम आज की तारीख में सीए कैटेगरी में कुछ ही लोग हैं जो वाईटी और ये सब करते हैं। बिकॉज मोस्टली सीएस जो है अपनी नॉर्मल डोमेन, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, करेक्ट फंडिंग्स हो गई, लोन फाइनेंसिंग हो गई, इसमें चले जाते हैं। बट दिस इज समथिंग न्यू, और तुम तो अभी सीए बने भी नहीं हो, पहले से ही कर रहे हो, है ना। तो बहुत ही सही कर रहे हो यार, कंटिन्यू रखो इसको, है ना। सीए को भी साथ में कंटिन्यू रखो, ये भी मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज अमेजिंग। मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैनेज नहीं कर पाता, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट जो तुम कर रहे हो इट्स वेरी गुड। पॉडकास्ट में और लोगों को बुलाते रहो, करते रहो, है ना, ऐसी ग्रोथ मिलेगी। और हमेशा ये देखना कि पॉडकास्ट में जब भी किसी बंदे को बुलाओ तो क्या बच्चों को उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, मतलब स्टूडेंट्स को क्या उससे वैल्यू ऐड हो सकता है। बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हारी, चाहे जैसे हम भी यही देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं विश्वास सीए के, या तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन ऑडियंस को हमेशा वैल्यू ऐड मिलता रहेगा ना, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक रहेंगे। बिकॉज जिस दिन उन्हें लगेगा ना कि यार ये फालतू की चीजें करने लगा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो दे में मूव। तो हमेशा पॉडकास्ट करो या जो भी करो, वैल्यू ऐड दोगे तो वो हमेशा ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। तो सर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या सब्सक्राइब कर देना भाई शुभम गुप्ता के चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। बाय। Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go healing.